आज का जो एजेंडा है इसमें हम कवर करेंगे यूनिवेरिएट जो कल रह गया था वो पार्ट, बाईवेरिएट एनालिसिस देखेंगे और मल्टीवेरिएट एनालिसिस देखेंगे जो कि एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस का एक पार्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के ये तीन सब डोमेन है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। क्योंकि एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस में दो प्रकार के एनालिसिस आते हैं जैसा कि हमने कल देखा था, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक या इन्फ्रेंशियल। तो जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें फिर सब डिवीजन है तीन, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। आज हम इसको समझेंगे और इसका पीपीटी भी मैंने अपलोड कर दिया है ना, और एक डेटा सेट भी अपलोड किया है जिसपे अपन काम देखेंगे आज। तो ये मैंने पीपीटी वहाँ एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस का अपलोड किया है ना। तो ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका था आपको। एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस में हमने देखा था डेटा विजुअलाइजेशन के द्वारा हम शेप देखते हैं पहले, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये सब टास्क होते हैं ईडीए के कि भाई हम क्या क्या और करते हैं। इसके अलावा डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, हाइपोथेसिस जनरेशन, है ना, डेटा एक्सप्लोरेशन, प्रोफाइलिंग, इंटरेक्टिव डेटा एनालिसिस, स्टोरी टेलिंग। दिस द एंड टास्क ऑफ ईडीए। एक्चुअली जितना भी एनालिटिक्स वर्क होता है इंडस्ट्री में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें 80 to 90% ईडीए होता है। ठीक है, बाकी के जो दो एनालिसिस हैं आपके, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, वो बहुत कम यूज होते हैं। वो बहुत स्पेसिफिक टास्क के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, और ईडीए में भी हमने देखा दो चीजें हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा डायग्नोस्टिक है। तो डिस्क्रिप्टिव ही सबसे ज्यादा होता है ना। जैसे अपन 80% बोल रहे हैं कि ईडीए होता है, तो 80% में भी 50-60% जो है वो डिस्क्रिप्टिव ही पे ही काम होता है, इन्फ्रेंशियल डायग्नोस्टिक पे 20% ही काम होता है। तो इस प्रकार का कुछ इंडस्ट्री के अंदर प्रचलन है। हम आज बात करेंगे कि हम कैसे समझें चीजों को, क्या तरीका होता है। तो मैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ और कल हम लोग बात जहां हमारी एंड हुई थी वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे आके हुई थी, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देख लिया था कल क्या होता है, और हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मेड भी देखा था, है ना। अब जितने भी टूल हैं, यदि आप उसमें मेड निकालोगे तो मेड थ्रू मीडियन ही बताएगा वो, जबकि अपन मेड तीनों से निकाल सकते हैं, मीन, मोड, मीडियन, पर आपको वहां पर डिफॉल्ट में मीडियन मिलेगा, चाहे पाइथन हो चाहे आर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमेशा मीन से ही निकलता है, तो वहां कोई इशू ही नहीं है हमें। इज इट क्लियर? हम बात कर रहे थे यस सर। यूनिवेरिएट। हाँ पूछें। नहीं सर, मैं कह रही हूँ क्लियर है ये चीज। क्लियर, ओके। जी। तो प्रवीण जी, हाँ एक जी। को थोड़ा सा अगर, वैसे तो मैं वीडियो देख लूंगा, अगर हाँ, थोड़ा अगर आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा सा अगर रिकैप कर देंगे तो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम देखते हैं, मीन से डेटा कितना डेविएट हो रहा है एवरेजली, जी है ना। जब एवरेजली जब डेटा डेविएशन हम चेक करते हैं, मीन से एवरेज डेटा कितना डेविएट हो रहा है, देखिए कुछ पॉइंट तो डेटा से, मीन से बहुत दूर भी होंगे ना डेटा के, जी कुछ पॉइंट डेटा के करीब होंगे, जी है ना, कुछ उससे कम होंगे, कुछ उससे बड़े होंगे, तभी तो मीन बीच का निकलता है हमेशा, है ना, जी ऑलमोस्ट इन सेंटर समवेयर। तो हमें एवरेज डेविएशन देखना पड़ता है कि एवरेज कितना डेविएट हो रहा है मीन से।
इज इट क्लियर? सभी डेविएशन हम मेजर कर लेते हैं, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, जी और उनका समेशन करके n से डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर समेशन का स्क्वायर करके, है ना? जी तो उसका फिर बाद में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वो एक्चुअली एवरेज डेविएशन ऑफ ईच डेटा पॉइंट, जी है ना? मतलब जो आपके ईच, नॉट नॉट द डेटा पॉइंट, ऑल डेटा पॉइंट्स का जो एवरेज डेविएशन है मीन से कितना है, ओके ठीक है? हाँ, क्योंकि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि जो कंटिन्यूअस न्यूमरिक वेरिएबल है उसका नेचर और बिहेवियर क्या है, हम्म ठीक है? तो अभी तक तो हमने, सबसे पहले देखते हैं शेप ऑफ द डेटा, यदि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम मीन पे आते हैं, मीन काउंट करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, मीन कंप्यूट करेंगे, मीन के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ये दो चीज निकाल ली हमने। अभी भी हमें नेचर बिहेवियर के बारे में कुछ पता नहीं चला, चला क्या? आपने मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, आपको नेचर और बिहेवियर पता चल रहा है? नहीं चल रहा, ठीक है? सर, मैं, हाँ तो ये जो बोल, डेटा का शेप आप बोल रहे हैं तो वो हमेशा ग्राफिकल फॉर्म में अवेलेबल रहेगा या कैसे? स्क्यूनेस भी निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूले ओके। से, मैं आपको हम्म। अभी बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ठीक है? या तो जल्दी समझ में आएगा आपको, जस्ट मोमेंट। एम्प्लॉय वाला शायद इसमें होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, ड्राइव पे है, ड्राइव से ले लेते हैं हम, इसको डाउनलोड ही करता हूँ मैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए कि ये डेटा सेट है, छोटा सा 200 ऑब्जर्वेशन है, दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है, 200 ऑब्जर्वेशन है, और ये जो हमारा है, कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसमें आईडी है, जेंडर है, एजुकेशन है, एज है, इनकम है, और लोकेशन है, व्हाट इट, या ये हमारे पास वेरिएबल्स है। अब यहां पर मेरे पास दो वेरिएबल जो हैं वो कंटिन्यूअस न्यूमरिक है, एक एज है और एक इनकम है, व्हाट इट, हाँ यस सर। दो मेरे पास कंटिन्यूअस न्यूमरिक हैं। तो मैं देखता हूं दोनों में कि जो एज है, यदि आपको इसकी यूनिक वैल्यूज चेक करना है तो आप कुछ नहीं करें, आप सीधे डेटा पे जाएं, डेटा टेप पे, और फिल्टर लगा लें। और भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ आपको दिख जाएगा बहुत सारी यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, बहुत जारी आ रही हैं, दिख रही हैं आपको नीचे? जी तो ये कंटिन्यूस हुआ, डिस्क्रीट तो हो नहीं सकता, डिस्क्रीट में वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, वेरी फ्यू यूनिक वैल्यूज है ना, 5 10 15, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, गॉट इट? यस सर। यस। तो ये कंटिन्यूस है। इसी प्रकार हम इसको भी देखें तो ये भी कंटिन्यूस है, गॉट इट? यहीं से पता चल गया डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, गॉट इट? यस। ओके। यस सर। अब मुझे इस एज का मीन देखना है, ठीक है? तो मैंने इज इक्वल टू एवरेज फंक्शन होता है मीन के लिए, ये मैंने सिलेक्ट किया, और टेप बटन दबाना, कभी भी एंटर मत दबाइएगा, फार्मूला नहीं लेगा, ठीक है? एंड टेप दबाएंगे, और इस रेंज को यहां मैंने कर्सर रखा, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा तो पूरा अरे को ये वो कर लेगा, और एंटर कर दूंगा मैं। तो यहाँ देखिए 42.585 इसका मीन आया, गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। ये मीन हो गया। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देखता हूँ, एस डी। तो इसके लिए एस टी डी फंक्शन है,
अब एसटीडी में बहुत सारे दिख रहे हैं, एक पॉपुलेशन का है, एक सैंपल का है, तो मैं यहाँ पर एसटीडी जो लूंगा ना, सिंपल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ये लूंगा। अभी तो इसको इन्होंने वो कर दिया है, डेप्लीकेट कर दिया है, बट स्टिल इट इज वर्किंग। ओके, तो यहाँ पर भी मैं वही एज का ही देख रहा हूँ, तो एज में ही कंट्रोल शिफ्ट करके एंटर कर दूंगा, तो ये मेरे पास 13.05 आया। गॉट इट? ये किसका है? एज का है। इज इट क्लियर एवरीवन? जी। अब मैं देखता हूँ इनकम यस सर। इनकम का देखें, इनकम का मीन यदि देखें हम, तो मैं यहां से खाली इसको यहां शिफ्ट कर दूं, हो गया। जी इसको भी यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, कॉरस्पॉन्डिंग लेता है ना ये। जी जी जी। तो यहां देखिएगा आपने E2 से E201, E2 E कॉलम आ गया ना, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला दोबारा नहीं बिठाना पड़ा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ही थे, ठीक है। ये मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मेरे पास मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, यहाँ भी मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के कुछ बता पा रहे हैं क्या? डेटा का नेचर एंड बिहेवियर कैसा है? डेटा नहीं पता चल पा रहा है। चल रहा है? नहीं। नहीं चल पा रहा है। देखिए हम कैसे पता करते हैं, हम कोएफिशिएंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। मैं शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ यहाँ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। कोएफिशिएंट ऑफ एसडी जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एसडी स्टैंडर्ड डिवाइड डेविएशन। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय मीन। मीन, ये फॉर्मूला होता है इसका। गॉट इट? ओके। जी। तो मैं यहां पर कर्सर रखा, इक्वल टू, जब भी मुझे फंक्शन कहीं या फॉर्मूला एक्टिव करना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे मैंने यहां क्लिक किया। गॉट इट? मैं रेफरेंस ले रहा हूं सेल का, और मीन पे यहां क्लिक किया और एंटर किया, 0.30 आया, जी। है ना। मैं इसको इधर खींच देता हूं, तो ये इसका आ गया। देखिए J3 और J2, J3 डिवाइडेड बाय J2। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? जी। यस। तो कॉपी हुआ इसका फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.06 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.30 है। व्हाट इट? यस। है ना। हमें यहां से नहीं पता चलता है, यहाँ 13 पॉइंट है। यदि मैं इसके जो डेसिमल्स हैं उसको भी हटा देता हूँ या 2 डेसिमल तक ही रखता हूँ उसको, दोनों सभी को, है ना, 2 डेसिमल तक रखने की कोशिश करता हूँ, तो इट वुड बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ भी 2 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक यहाँ भी कर लेते हैं हम इसको, 3 डेसिमल रख लेते हैं इसको, चलिए 4 पे 3 रखते हैं। ओके, तो अब ये जो कहानी हमें पूरा नेचर बिहेवियर पता चलता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी से पता चलता है, बाकी चीजों से पता नहीं चल रहा। हम खाली एसडी को देख लें, मीन को देखें, तो हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये इसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है। देखिएगा क्या होता है, जो कोएफिशिएंट है या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, होता है ना, कल Yes. बताया था मैंने। वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हुआ। हम उसको एक ही एस्पेक्ट में लेके चलेंगे। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? फिलहाल तो अभी कुछ कुछ भी नहीं। नजर नहीं आ रहा। ब्लैक स्क्रीन दिखिए। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है ना। जी। ये हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दे रहा है? नो। नहीं नो। दे रहा है, हमें इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब मैं यहीं आपको ये दिखाता हूं, अब क्या हो रहा है, हेल्थ। इंफॉर्मेशन दिख रहा है, नेचर दिख रहा है आपको, पहाड़ जी। दिख रहे हैं, इसमें एक धूप दिख रही है पहाड़ों पे, बर्फ दिख रही है, नदी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, पानी यस। है, सब दिख रहा है ना। इट इज, देयर आर सम इंफॉर्मेशन इन दिस पिक्चर। जी। तो इस पिक्चर में क्या है? वेरिएबिलिटी है, डाइवर्सिटी है ना। जी। इज इट क्लियर? यस। तो यस। जितना ज्यादा डेटा मीन से डेविएट होगा,
उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो हमको देगा। इज इट क्लियर? ओके। गॉट माई पॉइंट? यस सर। जितना Yes. ज्यादा कॉफिशिएंट ऑफ एसडी होगा, जितना ज्यादा कॉफिशिएंट ऑफ एसडी होगा, वो डेटा हमें उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। डज इट मेक सेंस टू यू? जी। Yes. अब यहां मैंने दो वेरिएबल लिए थे, एक एज लिया था, एक इनकम लिया था। तो कॉफिशिएंट ऑफ एसडी, एज का 0.307 है, कॉफिशिएंट ऑफ एसडी ऑफ इनकम इज 0.06। तो कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव है इन दोनों वेरिएबल में से, एज या इनकम? इनकम। 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 इनकम ज्यादा Income- इंफॉर्मेटिव है। नहीं सर, एज है। देखिए, अच्छा सॉरी, हाँ एज है तो एज है एज ना। 0.3 और वो 0.61 0.06 हाँ है। 0.061 उसको हम लोग 61 समझ रहे थे। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। जी। तो इस प्रकार का कभी यदि कोई वेरिएबल है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.06, 0.09, 0.08 इस तरह का है, तो वो डेट, उस वेरिएबल को हमें आगे एनालिसिस में लेके ही नहीं जाना है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? जी। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं आपको कुछ, क्योंकि उसके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो बहुत करीब हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मिनिमम वैल्यू, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं, मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस एंड 18 है, और मैक्सिमम ऑफ दिस इज 53। मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ और यहाँ बढ़ा, देखिएगा 18 और 53 के बीच में बहुत बड़ी रेंज है? इज इट क्लियर? जी। यस। 53 और 18 यदि हम देखें हैं तो बहुत बड़ा वो है। यहाँ पर 41,000 से 46,000, 1000 को आप भूल जाएं, 41 46 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का ही डिफरेंस आ रहा है हमारा। ओके, यदि सेम स्केल पे ले लें, 2 डिजिट के स्केल पे ले रहे हैं, मतलब इसको भी 1000 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दूं, यदि इसको डिवाइडेड बाय 1000 और दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1000, सेम स्केल कर रहा हूं मैं दोनों का, क्योंकि एज का स्केल जो है 2 डिजिट में। गॉट इट? जी। समझ में आ रहा है? मैं खाली समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। जी। सो दिस डिवाइडेड बाय 1000, सो कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है यहाँ खाली। 5 का। और वहां डिफरेंस कितने का है इसमें, एज में? 53 माइनस 18, मतलब 40, ऑलमोस्ट 40 के ऑलमोस्ट 40 का 45 डिफरेंस है 45 ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 35 30। है यस ना? सर। तो वहां पर वेरिएबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि रेंज बड़ी है, तो वेरिएबिलिटी ज्यादा हो गई ना। वेरिएबिलिटी बिल्कुल। यानी डेविएशन ज्यादा हो गया ना, पॉइंट बहुत करीब भी है, बहुत दूर भी है। मीन इसका देखिए ना आप, कितना आ रहा है? 42.59 आ रहा है एज का। ओके, और मिनिमम वैल्यू 18 है, मैक्सिमम 53 है। ठीक है ना? तो वेरिएबिलिटी हमारे पास यहाँ पर ज्यादा है ना? 42 से 18 कितना डाउन है पॉइंट, देखिए ना आप। इज इट क्लियर? मीन से यस सर। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा अपेक्षाकृत या बनिस्पत इनकम के। ओके, तो समझ में आया? नेचर समझ में आ रहा है? कैसे समझ रहे हैं हम नेचर को? स्टैंडर्ड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से पूरा उस वेरिएबल का, कंटिन्यूस वेरिएबल का नेचर, बिहेवियर हमें समझ में आ जाता है। खाली ये स्टैटिस्टिक्स चाहिए हमें, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए हमें इतनी ज्यादा प्रोसेस करना पड़ती, पहले शेप देखना पड़ता है, क्योंकि शेप ही डिसाइड करेगा आप मीन पे जाओगे, मीडियन पे जाओगे। गॉट इट? इज इट क्लियर? यहां मैंने नहीं देखा शेप, मैं आपको शेप भी दिखा देता हूं इसका।
ये देखिएगा, दिख रहा है शेप? यस। पर अभी समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह का है, तो इसके लिए भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, रुकिएगा। ये शेप कैसा है अभी समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो मैं आपको इसकी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ शेप के लिए भी। हम स्क्यूनेस मालूम कर लें। किसी ने पूछा था मुझसे, है ना, कि क्या इसी से हम पता करेंगे? नहीं, हमारे पास इसका मेजर भी है प्लॉट के अलावा। प्लॉट कई बार हमें कंफ्यूज करता है, फिगर से हमें समझ में नहीं आता कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है या स्क्यूड है ना। तो बिल्कुल। स्क्यू का फॉर्मूला मैंने लगाया और वही रेंज ले लूंगा, एंटर। कितनी स्क्यूनेस आई? प्रवीण जी, इसको वो क्लोज नहीं करना पड़ता क्या? किसको? नहीं, ब्रैकेट। क्लोज नहीं करेंगे तो भी वो ले लेता है, लास्ट अच्छा, लास्ट पैरेंथेसिस ले लेता है वो। ठीक है, ठीक है ना, नहीं भी करेंगे तो भी ले लेगा वो। ओके। ठीक है, तो 0.22 देखिए क्या होता है स्क्यूनेस की। मैं बात बताऊं, स्क्यूनेस में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कब माना जाएगा? सॉरी, नॉर्मल कब माना जाएगा? जब -0.5 से 2 लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। 2 + 0.5 के बीच में स्क्यूनेस आ रही है। ओके, इज इट क्लियर? जी, एक सेकेंड, जरा मैं इसको ऐसे कर टेक्स्ट दूं। कर। ठीक है, ये हो गया। इज इट क्लियर? ये जी, नॉर्मल है। हाँ, यदि 0.5 से ज्यादा है और -0.5 से कम है तो स्क्यूड हो जाएगा। ये कितना है? -0.22, तो इसके बीच में ही हुआ ना। फिर अब अपन स्क्यूनेस देखें इसकी कितनी आ रही। ये भी हमारा कंट्रोल में है। नॉर्मल ओके, है। ये भी नॉर्मल है। तो ये दोनों नॉर्मल है, तो हमने जो कॉफिशिएंट निकाले हैं दोनों के लिए सही निकाले हैं। ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एसडी। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर के निकाले हैं। यदि ये स्क्यूड होते तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाता। हमारा फार्मूला हो जाता MAD डिवाइडेड बाय मीडियन। समझ में आया शैलेंद्र जी? जी, 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 मीन एब्सोल्यूट डेविएशन लेंगे जो मीन मीडियन के थ्रू आया है, और उससे फिर हम ये चीज निकालेंगे। गॉट इट? ओके, यदि स्क्यूड होगा तो। अंडरस्टैंड? अगर स्क्यूड हुआ तो यस मीन सर। की मीन की जगह मीडियन निकालेंगे, और ये मैड क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ओके, मीन। है ना, उसमें वो मीडियन से डेविएशन देखता है। ठीक है। ठीक है, इसमें मीन से देखता है। जी, गॉट इट? और इन दोनों का रेशियो जो है वही कॉफिशिएंट ऑफ आपका ये डिस्पर्सन, या आप में लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यस। समझ में आ गया? अब देखिए, नेचर यस को सर। समझना बहुत आसान हो गया है। नेचर को समझना बहुत ही आसान हो गया। हमें क्या करना है, पहले शेप देखना है। शेप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, शेप से समझ में नहीं आ रहा, आप स्क्यूनेस निकाल लो। स्क्यूनेस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि नॉर्मल है या स्क्यूड है। नॉर्मल है आप मीन ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, इन दोनों का रेशियो ले लो। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, आपको कोएफिशिएंट मिल जाएगा। यदि कोएफिशिएंट अच्छा है, 0.1 के ऊपर है, तो आप इसको कंसीडर करो। 0.1 से कम आ रहा है तो आप इसको वहीं ड्रॉप करो। इज इट क्लियर? जी, है ना। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बताया कि नेचर एंड बिहेवियर ऑफ यूनिवेरिएट, मतलब इंडिविजुअल वेरिएबल, हाउ वी कैन मेजर, है ना। हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं उसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, मतलब वही पता करना है कि वो कितना हमें प्रॉफिट देगा। आपने शुरू में एक और चीज बोली थी, डिस्क्रीट वैल्यू है ये या नॉट, वो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस? वैल्यू में यदि एज में 5 या 8 संख्याएं होती, 8 ही नंबर होते, वही रिपीट हो रहे होते पूरे उसमें, जी, जी, तो हम उसको डिस्क्रीट कंसीडर कर लेते हैं। जी। तो तब फिर क्या ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तब भी निकालते हैं या? निकाल सकते हैं आप, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रीट भी एक स्केल है ना, जी, पर हम लोग उसके अंदर मोड पे ज्यादा भरोसा करते हैं। जी, मोड जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, वही से उसी से हमें समझ में आ जाता है क्या नेचर है ना। ओके। उसका वहां बार प्लॉट स्टैंडर्ड बना डेविएशन नहीं लेते हैं। निकालते?
नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत नहीं है उसके अंदर। भाई वो 5 ओके। वैल्यू है, 5 वैल्यू है, घूम रही है आपस में, वही हाँ, यूज हो रही तो है बार बार, तो तो क्या जैसे एसडी अभी और क्या। यहाँ पे आपने लिखा है ना, जैसे कि स्टैंडर्ड ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 0.1 से ज्यादा है तो ज्यादा देगा, मतलब वो वाला डेटा हमारे लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। तो हाँ, ऐसे ही अगर मान लीजिए जब मोड हम निकालेंगे, तो मोड में क्या होगा जिससे हमको पता पड़ेगा कि ये वाला कॉलम ज्यादा हमें इनसाइट देगा? यदि मोड में आपको वेरिएशन दिखता है, जितनी भी संख्या है, मान लीजिए 5 संख्या है, पांचों संख्या में ग्राफ में वेरिएशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सबका, जी सब ग्राफ एक जैसे नहीं है, मतलब जी अंतर है, ऊंचे नीचे हो जी रहे हैं, जी गॉट इट। जी तो वो तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो जी वेरिएबल। यदि एक जी जैसे हैं, यूनिफॉर्म है, मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है उनके हाइट में, जी। गॉट माई पॉइंट, तो वो हाँ हाँ, इंफॉर्मेटिव नहीं है ज्यादा, बिल्कुल। एक जैसा ठीक है। बिहेव कर रहे हैं सब, तो जी उसको जी हम जी क्यों एनालिसिस करेंगे जब एक जैसा बिहेव जी, कर रहे हैं तो। बिल्कुल समझ रहे हैं ना कि भाई एनालिसिस किसका करना है, जहाँ वेरिएबिलिटी दिखे, जहाँ बिल्कुल हमें बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्सिटी दिखेगी, वहीं हमें एनालिसिस करना है। नहीं तो जब सब सेम है तो सेम है दादा, यार क्या करेंगे जी उसमें, क्या जी एनालिसिस करेंगे आप। जी जी। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी। यस सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, मैं सबसे रिस्पॉन्स चाहिए रहते हैं ना। हाँ, नहीं प्रवीण तो। जी, एक और चीज है हाँ जी, कि बोले। ये आपने अभी बताया था तो नंबर थे, अभी इसी में हाँ वो आगे वाला जो है जिसमें क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है एजुकेशन वाला, हाँ हाँ, उनका कैसे? उसके तो काउंट ही पता चलेंगे या परसेंटेज पता चलेंगे आपको। देखिएगा, मैं बता देता हूँ। देखिएगा, मैं इसमें से आपको, अभी तो एक्सेल भी अपन बहुत पूरा पढ़ने वाले हैं, आप चिंता मत करो। जी देखिएगा, ये मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूले लगाए थे, जी है ना। आप नहीं चाहते फॉर्मूले लगाना, आप कुछ मत करो, आप इस टेबल को सिलेक्ट करो और कंट्रोल टी दबा दो। अभी सर वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, शेयर नहीं हो रहा है ना, सॉरी। जी मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ, फिर करता हूँ इसको। आ गया जूम, शेयर माई स्क्रीन। देखिएगा, मैं वापस से करता हूँ। ओके, ये जो टेबल है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो किया तो यहां तक ले लिया इस टेबल को, और डाउन एरो जी किया तो नीचे तक, पूरी टेबल जी सेलेक्ट होगी मेरी। जी अब मैंने कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी किया तो ये क्रिएट टेबल करके आ गया, देख रहे हैं आप। जी और मेरी टेबल में हेडर भी है, आईडी जेंडर, तो माय टेबल हैज हेडर्स मैंने चेक करा हुआ है, गॉट जी इट। मैंने ओके किया, अब ये बन गई टेबल। जी अब देखिएगा, आपको फार्मूले नहीं लगाना है कहीं भी। जी आप क्या करें, सीधे नीचे आए, मैं यहाँ पे एल्ट इक्वल कर रहा हूं, अल्ट दबा के और इक्वल साइन। अब इसने क्या दिया मुझे, इसने सम दिया मुझे यहाँ पे। यहाँ पूरे जी। फॉर्मूले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सब देखिएगा आप, ऑटोमेटिक हाँ जी जी सिंटेक्स जी आ रहे हैं। एवरेज हाँ चाहिए, मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा, एवरेज एवरेज 42.585। देखिएगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 42.59, यदि अपन इसके डेसिमल बढ़ा दें तो जी 585, गॉट इट। जी 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 जी। वही चीज दी ना उसने वहाँ नीचे। हाँ हाँ जी तो आप देखिए, अपन को जरूरी नहीं है फॉर्मूले लगाएं, आप टेबल में यदि कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो आपको पूरी स्टेटिस्टिक्स यहीं मिल रही है। मिनिमम 18 था वहां, देखा था अपन ने। जी मैक्सिमम दिखा देता हूँ, मैक्सिमम 54 था, है ना, एज का। जी फिर काउंट कितने हैं, 200 हैं अपने पास, जी। ठीक है। और सम देख सकते हैं, वेरिएंस देख सकते हैं, और भी मोर फंक्शंस यू कैन चेक स्टैंडर्ड इट आउट। डेविएशन भी दिखा देगा ये? स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ये स्टैंडर्ड 13.05 आ रहा था, गॉट इट। हम्म। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया ना, मैंने तो एक ही जगह हम्म, एल्ट इक्वल किया। आप देखिए, मैं हर कॉलम में देख पा रहा हूँ, जी गॉट इट। इज इट क्लियर? जी यस सर। तो ये एक्सेल भी बहुत एडवांस है, हमारा ईडीए में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस हम मोस्टली इसी पे कर सकते हैं एक्सेल में। हमें पाइथन आर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर हम देखेंगे जी मल्टीपल टूल पे, ठीक है ना। जी
अब जैसे यहाँ है, यहाँ हमें काउंट वगैरह कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ स्टेटिस्टिक्स देता है नीचे फॉर्मूला, ठीक है ना, गॉट इट। जी तो काउंट तो आप कर सकते हैं, 200 हैं, है ना, काउंट नंबर्स तो ये देगा नहीं, नंबर है ही नहीं, एवरेज वगैरह भी नहीं देगा, सब में ये एरर दे देगा, जी। ठीक है। तो ये इस प्रकार से न्यूमरिक के लिए हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही आप तो प्रवीण जी फिर इसमें हम कैसे मतलब ये पता लगाएंगे कि ये वाला जो कॉलम है इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगी या नहीं? किससे, ये कैटेगरिकल कॉलम की बात कर रहे हैं आप? जी जी ठीक है, चलिए बताता हूँ आपको। इसमें हम पिवट टेबल्स लेते हैं, है ना। जी एक तो पिवट जी टेबल्स होता है, एक होता है एनालाइज डेटा, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे करते हैं, ठीक है। जी जी। तो ये हमें पूरा एनालिसिस करके दे देता है। हाँ ये देखिए टेबल भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट करी, मैंने कोई टेबल नहीं सिलेक्ट करवाई थी इससे, करी थी मैंने, नहीं करी थी, है ना। सीधे एनालाइज डेटा दबाया, उसने टेबल वहां से देख ली कि यहाँ एक टेबल है बस। हम्म। ये देखिएगा, ये बता रहा है कि मेल, अब देखिए बाई वेरिएट भी दे रहा है और यूनिवेरिएट भी दे रहा है ना। अब परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम फॉर ईच एजुकेशन, ये भी आप ले सकते हैं, या कुछ चीजें निकाल के देगा, जैसे पीवट टेबल बना दी इसने, बहुत डिटेल बना दी है अभी, जी ठीक है। ये ग्राफ में लूंगा तो एक ग्राफ भी दे देगा, यदि इंसर्ट पाए चार्ट में यहाँ करूंगा इसका, या मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम में देखता हूँ तो इस प्रकार से है, इतने से इतनी, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही है ना इनकम, जी है ना। और जी ये आपका एज भी अपन ने देखा था पिछली बार बना के, जी है ना। जी ये एज का आ गया, और सो मल्टीपल रिजल्ट्स आपको बताएगा, बाई वेरिएट और सब तरह के एनालिसिस आपको पीवट टेबल्स और सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आप हमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती एनालिसिस में, पर अपन को मैन्युअली करते आना चाहिए। तो वही जी। मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं गया, इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले टेबल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, इंसर्ट पे गया, एक सेकेंड। ये ऊपर मैं, A1 लिखा वहां से भी हो जाएगा ना? हाँ यहाँ से भी हो जाएगा, और यहाँ मैनेजर नेम से भी आप कर सकते हैं एडिट, ठीक है, टेबल, ठीक है। मैं आपको वो प्रॉपर प्रोसीजर जो है, जी जी एम्प्लॉय, गॉट इट, एम्प्लॉय नाम हो गया जी टेबल का, क्लोज। अब मैं यहाँ पर, ये टेबल है, इंसर्ट कर रहा हूँ, पिवट टेबल, देखिए एम्प्लॉय ले लिया इसने, रेंज जी की जगह अब एम्प्लॉय ले रहा है, जी गॉट इट। यदि मैं इस टेबल को हटाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं रेंज ही यूज करना है, तो पहले वो हम्म। तरीका देख लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट टू रेंज, सॉरी, यहाँ से होगा, ये हट गया, एम्प्लॉय हट गया, ठीक है। हमें कन्वर्ट टू रेंज पे जाके उसको करना पड़ेगा, ठीक, रेंज में कन्वर्ट कर दिया। अब ये टेबल नहीं है, अब मैं यदि यहाँ एल्ट इक्वल लिखूंगा तो खाली सम बताएगा, बाकी कुछ नहीं बताने वाला ये, देखिएगा, एल्ट इक्वल करूंगा तो खाली सम देगा, बाकी का कुछ भी नहीं देगा बार बार। हम्म जैसे यहाँ आ रहा था ना ड्रॉप डाउन बटन, वी आर नॉट गेटिंग दैट, हो गई, रेंज हो गया अभी। अब हम्म इस रेंज से मुझे पिवट टेबल जो आप चाह रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, देखिए कुछ वेरिएबल तो हमें रखना ही पड़ते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो। डेमोग्राफिक है तो चल जाता है, डेमोग्राफिक वेरिएबल यानी कि जेंडर हुआ, या इस तरह का एजुकेशन हुआ, या इस तरह की कुछ एक चीज़ें हुई, तो वो तो ठीक है, उसको रखेंगे। लोकेशन हुआ तो रखना पड़ेगा, डेमोग्राफिक है। हाँ कोई इंटरनल आपके वेरिएबल हैं कैटेगरिकल, तो वहाँ फिर हमें देखना पड़ता है। तो मैं नई वर्कशीट पे ले रहा हूँ इसको, देखिएगा, तो मैं यहाँ जेंडर ले रहा हूँ, जेंडर पे जैसे ही क्लिक किया तो ये रो में आ गया, है ना। और आईडी सम देता है, मुझे काउंट चाहिए, वैल्यू फील्ड पे, ये मैं आपको बताऊंगा सब कैसे कर रहा हूँ मैं, अभी तो खाली आपको करके बता रहा हूँ। देखिए 100 मेल हैं, 100 फीमेल लिए हैं, अब यहाँ एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये इस कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये डेमोग्राफिक हम ड्रॉप नहीं करेंगे इसको। शैलेन जी समझ में हम्म। आया आपको? जी जी डेमोग्राफिक को ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि हमने लिया ही 100 होते, है ना। जी इज इट जी क्लियर? जी अब मान लीजिए मुझे इसमें कुछ और करना है, मैंने इसी को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ,
अब मैं यहाँ से जेंडर तो ठीक है, आईडी हटा देता हूँ। ओके, आईडी हटाने के बाद यहाँ मैं एज ले लेता हूँ, और एज का मुझे एवरेज एज ले लूँ मेल और फीमेल की। देखिएगा, फीमेल की एवरेज एज 41.76, मेल की 43.41। ये बाईवेरिएट एनालिसिस हो गया। जी एक कैटेगरिकल वेरिएबल, एक न्यूमरिक वेरिएबल है। एज अपना न्यूमरिक है और जेंडर हम्म, कैटेगरिकल है। जी गॉट इट? जी इसी प्रकार आप इनकम का भी एवरेज, जब भी हम ऐसे बाईवेरिएट करेंगे न्यूमरिक को कैटेगरिकल के साथ, तो एग्रीगेट लेना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना? जैसे कि जी मीन, गॉट इट? जी सम ले सकते हो, मीन ले सकते हो। जी इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं इनकम को ले सकता हूँ, यहाँ से ये हटा दिया मैंने, और इसकी जगह इनकम कर दिया। सम बता रहा है मुझे, सम नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए। ये एवरेज इनकम बता दी, दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है एवरेज इनकम में। तो गॉट फिर इट? कोई काम की नहीं। क्यों नहीं है डिफरेंस? क्योंकि हमने देखा था इनकम का कॉफिशिएंट ऑफ एसडी बहुत ही कम था, हम्म एज का थोड़ा सा था, इसलिए एज में तो जी डिफरेंस दिख रहा है हमें, जी पर यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिख रहा है। एजुकेशन को भी लेके कर सकते हैं हम। देखिएगा, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ रख देता हूँ, और जेंडर को हटा देता हूँ, और जेंडर की जगह एजुकेशन को यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हम्म, और इसकी जगह आईडी जो है वो यहाँ ले आता हूँ, और इसको भी काउंट पे करना है, हमें गिनना है। हम्म, ये देखिएगा, आगे काउंट जी है ना? अब काउंट से भी हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? जी भाई हमें ये नंबर देखना पड़ेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। परसेंटेज बहुत आसानी से हो जाएगा, पर क्योंकि यहाँ जी 200 का ही है तो कोई इशू नहीं है, आप जी चाहें तो परसेंटेज में भी कर सकते हैं इसका। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे, कब परसेंटेज लेना है, कब कॉलम टोटल लेना है, कब रो टोटल लेना है, ये सब चीज़ें हमें जी समझना जी है आगे, बाई वेरिएट में, मल्टी वेरिएट में। और ये सब चीज़ें इस पीपीटी में भी मैंने दे रखी हैं, जी पूरी चीज़ें। सॉरी, ये सब यहाँ दिया हुआ, देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल बाय कॉलम, है ना? जी इज इट क्लियर? ये बाय रो, किस तरह का बाय बार चार्ट। तो ये बाई वेरिएट एनालिसिस कैसे करना है, मल्टी वेरिएट कैसे करना है, कौन कौन से ग्राफ बनाना है हमें, सब इसमें दिया हुआ है। गॉट जी इट? जी और ये सब चीज हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे अलग अलग टूल पे। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? यस Yes, sir. आज हमने ये सीखा कि न्यूमरिक वेरिएबल का हम लोग नेचर एंड बिहेवियर न्यूमरिक वेरिएबल से हम लोग कैसे लेंगे, वो हमें सबको समझ में आ गया। उसमें अब आगे समझने आने की जरूरत तो नहीं है। कंटिन्यूस न्यूमरिक नहीं वेरिएबल का नेचर बिहेवियर कैसे समझा जाएगा, किस वेरिएबल को रखना है किसको नहीं रखना है। जी गॉट इट? जी है Yep. ना? अब हम बात करेंगे, यूनिवेरिएट तो हमारा कंप्लीट हो गया, और जैसा कि ये पूछ रहे थे, मैं कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं से हो जाएंगी। देखिए, ये मैं स्लाइड्स को जो अपन ने पढ़ा है वही रिकेप हो जाएगा, थोड़ा सा पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस फॉर कंटिन्यूस न्यूमरिक वेरिएबल, ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। शेप ऑफ डेटा देखेंगे, ठीक है? फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मैंने उसके बारे में बताया है यहाँ पे, उसको छोड़ दें अपन। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस तरह का हो सकता है, ठीक है? मैंने फिर एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर के बारे में बताया। एब्सोल्यूट मेजर, मीन, मोड, मीडियन, इस तरह से उसके पूरा एग्जाम्पल भी दिए मैंने, आप पढ़िएगा इसको एक बार। रिलेटिव मेजर के बारे में, रिलेटिव मेजर कॉफिशिएंट्स मोस्टली रिलेटिव मेजर होते हैं सभी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और आपने यहाँ देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीडियन यदि स्क्यूड है तो मीडियन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, और ये कॉफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसका, मैंने यहाँ भी लिखा है, द रेंज ऑफ दिस कॉफिशिएंट इज 0 to 1। 0 means constant data, no variation, no information. Clear? जी If it is less than 0.1, drop it, because 0.1 से यदि कम आ रहा है तो drop it, it will not provide us sufficient information। यही बोला मैंने आप लोगों को। जी And if it is more than 0.95, यदि 0.95 से भी ज्यादा है तो भी खतरनाक है, अनप्रिडिक्टेबल है वो। इट मे बी जी अनप्रिडिक्टेबल, सो बेटर टू चेक द आउटलायर्स एंड एडजस्ट इफ रिक्वायर्ड। फिर हमें आउटलायर चेक करना है उसमें।
गॉट इट? ये भी अपन देखेंगे आउटलायर कैसे चेक की जाती। इज इट क्लियर? सर आपने तो वहां पे वो बताया था पॉइंट -5 -0.5 से वो स्क्यूनेस का था। अच्छा वो स्क्यूनेस था, कॉफिशिएंट का ठीक है, रेंज 0 से 1 होता है कोएफिशिएंट, ठीक है ना। जी कॉफिशिएंट का रेंज 0 से 1 होगा इसके मतलब एसडी के और इसके। ठीक है, जी जी वो ठीक है, स्क्यूनेस था आपका। यानी 1 से कम होना चाहिए, हाँ, इज इट क्लियर? ठीक है सबको समझ में आ गया ये? यस सर, यस सर। Yes, पूरे sir. नोट्स मैंने दिए हैं प्रॉपर हाँ तरीके से, सर। है ना। हम्म। अब बाइवेरिएट एनालिसिस की बात करते हैं। बाइवेरिएट एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इन्वॉल्व्स द सिमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना, दो वेरिएबल्स को, टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, उनका एसोसिएशन कैसा है और उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, ये पता करने के लिए। अभी तक अपन नेचर एंड बिहेवियर पता कर रहे थे इंडिविजुअल वेरिएबल का, अपन दो वेरिएबल की रिलेशनशिप, उनकी एसोसिएशन, उनका इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। गॉट इट? It helps in exploring how changes in one variable relates to change in another. ये हमें ये समझने में सहायता करता है कि यदि हम एक वेरिएबल में कुछ चेंज करेंगे तो दूसरे में क्या चेंज होगा। बाइवेरिएट एनालिसिस इज एन एसेंशियल स्टेप इन द डेटा एनालिसिस। बहुत जरूरी स्टेप है, एज इट अलाउज यू टू अनकवर पैटर्न्स, आइडेंटिफाई कोरिलेशंस एंड गेन इनसाइट्स इनटू द कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में कैसा कनेक्शन है इस बारे में बताता है। तो लेट्स एक्सप्लोर बाइवेरिएट एनालिसिस इन डिटेल विथ एग्जांपल्स. So types of bivariate analysis. Bivariate analysis can be categorized into several types based on types of variables involved. है ना, जो जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है. So this type This type involves the analysis of two numeric continuous variable. यदि न्यूमरिक बाइवेरिएट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको हर तरह के बाइवेरिएट एनालिसिस बताऊंगा, न्यूमरिक, कैटेगरिकल और सब तरह के देखेंगे अपन। तो यहाँ इस तरह न्यूमरिक बाइवेरिएट एनालिसिस में दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस न्यूमरिक होते हैं, इनका स्केटर प्लॉट बनाते हैं हमेशा हम, है ना, आर यूज टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमरिक वेरिएबल। अब जैसे वहां पे स्क्यूनेस के लिए हमने एक शेप बनाया था, हिस्टोग्राम लिए थे, नॉर्मल का अलग, हिस्टोग्राम से नॉर्मल और स्क्यूड पता चल जाता था, यदि उसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो हमने स्क्यूनेस निकालते थे। यहाँ पर स्केटर प्लॉट से यदि हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स निकालेंगे, है ना। कई तरह के कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसके बारे में भी अपन बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर क्वांटिफाई द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमरिक वेरिएबल्स। न्यूमरिक वेरिएबल्स के लिए हमेशा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज किया जाता है। यदि हमें किसी पर्सन की एज और उनके इनकम के बीच में कोरिलेशन मालूम करना, यू कैन एग्जामिन इफ ऑल्डर इंडिविजुअल्स टेंड टू हैव द हायर इनकम, हम पता कर सकते हैं। अभी अपन करेंगे अपने एक्सेल सीट में भी इनकम और एज है, ठीक है। गॉट इट? देखिए स्कैटर प्लॉट Yes. ऐसे बनता है, एक साइड में एक वेरिएबल, दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे एज दे दिया, वाई एक्सिस पे इनकम दे दी। गॉट इट? Hmm. है ना। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसका स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। मैं आपको स्कैटर प्लॉट वहाँ पे एक्सेल पे बना के बताता हूँ, बाकी तो जब एक्सेल सीखेंगे वहाँ मैं डिटेल सिखाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा, है ना। यहाँ मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, बट आई विल लेटर आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक दिस। मैं इसको यहीं से सिलेक्ट करूंगा, सॉरी, मैं इसको साथ में सिलेक्ट करूंगा, हेडर को। इंसर्ट पे जाऊंगा, ये खुद मुझे रिकमेंड करेगा। कर दिया रिकमेंड। Hmm. ये बन रहा है, देखिएगा। अब एज कुछ भी हो, इनकम सेम है लगभग। कोई ट्रेंड दिख रहा है इसमें? Hmm. No. है ना, इसलिए क्योंकि इनकम जो है ना वो पूरा खेल बिगाड़ रहा है। वॉट इट? Hmm. क्योंकि मैंने बताया ना, बिल्कुल इनकम सर, हमारे लिए किसी काम का ही वेरिएबल नहीं है इस डेटा में। डज इट बिल्कुल, मेक क्योंकि सेंस टू? उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक नहीं था ना उसका। हाँ, इसीलिए ये दिक्कत कर रहा है। यदि मैं इसका आपको कोरिलेशन निकाल के बताऊं, इज इक्वल टू, देखिएगा, अरे वन अरे टू। अरे वन पहले हम डालेंगे इसमें,
अरे 1 कॉमा और अरे 2 ब्रैकेट बंद 0.02 बहुत ही कम कोरिलेशन है, बहुत वीक कोरिलेशन है दोनों में। गॉट इट। एज तो बढ़ रही है, यस इनकम नहीं बढ़ रही है। गॉट इट। एज तो बढ़ रही है सर राइट साइड में। सर सर कैसे आपने फॉर्मूला लगाया था? ये देखिएगा CORREL कोरेल, कोरल है ना। कोरिलेशन। मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूले भी याद नहीं करना पड़ेंगे आपको, ठीक है। है ना। बहुत इजी टेक्निक है इनके फॉर्मूले याद रखने की। जो हम्म टर्मिनोलॉजी है वही फॉर्मूले है, कोरिलेशन CORR ही लिखते हैं हम लोग, है जी ना। जी तो बहुत इजी है। और फॉर्मूले आपको यदि देखना है, आप FX पे क्लिक करेंगे, ये पूरे फॉर्मूले, अभी तो मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। मैं ठीक है। यहाँ रखता हूँ और इक्वल टू दबा के, यदि सॉरी इक्वल टू भी नहीं दबाता हूँ मैं, सीधे यहीं पे रख के, और ये बता रहा है पूरे फॉर्मूले मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, मैंने ये किए हैं। आप जी इसमें ऑल फार्मूले देखना चाहें तो सब देख सकते हैं। आप यहाँ पे फाइनेंशियल के फार्मूले देख सकते हैं, डेट टाइम से रिलेटेड फार्मूले। इसकी मैं आपको एक शीट भी दूंगा अभी, है ना। जब जी एक्सेल जी चालू करूंगा तो आई विल शेयर द शीट ऑफ द फार्मूले, है ना। जी जी ये जी जो मेन फार्मूले हैं उनके पूरे डिटेल कहाँ उपयोग होते हैं ये भी उसके अंदर दिया हुआ है। जी ठीक है। ये जो PPT है, मेरे बुक जो है परव्यू ऑफ डेटा साइंस, जी उसी के कंटेंट को मैंने PPT के अंदर आप लोगों के लिए लिखा है। ओके। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट वहीं से लिखे हैं मैंने। कुछ चीज़ें मैंने जरूर इसमें पढ़ाने के हिसाब से चेंज करना पड़ती है, हल्का फुल्का वो किया, बाकी आपको किताब का ही पूरा मटेरियल जो है यहाँ मिल रहा है। ठीक है। जी तो ये स्कैटर प्लॉट समझ में आया आपको, है ना। हम्म हम यदि दोनों न्यूमरिक हैं तो स्कैटर प्लॉट, और दोनों कैटेगरिकल हैं तब क्या करेंगे, देखिएगा मैं यहाँ बता रहा हूँ। यदि दोनों वेरिएबल कैटेगरिकल हैं, उनका बाइवेरिएट एनालिसिस, उसमें रिलेशन कैसा है, उनके कोरिलेशन तो पता नहीं चलेगा, उनमें रिलेशन और इंटरेक्शन कैसा है ये पता चल सकता है। दिस टाइप इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, और डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। कंटिजेंसी टेबल ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस टेबुलेशन, कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं हम, इसमें डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिएगा यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंटिजेंसी टेबल हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी देख रहे हैं आप ये कंटिजेंसी टेबल, हाई स्कूल, इंटर स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, फीमेल मेल दोनों कैटेगरिकल हैं, एजुकेशन और जेंडर। जी देखिए ये टेबल कैसे बनेगा ये बताता हूँ, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें लगाई हुई है। जो ग्रीन है वो सबसे ज़्यादा नंबर है, और जो रेड है वो कम है संख्या। गॉट इट। जी ओके। देखिएगा एक्सेल पे ही ये बन सकता है बहुत आसानी से। मैं आपको बताता हूँ बना के, एक सेकेंड। ये क्या हो गया अभी, हाँ। यहाँ देखिएगा, मैं ये गया, इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट गया, पिवट टेबल में ले लूँगा अलग पेज पे, नए पेज के ऊपर। अब पिवट टेबल लेने के बाद मुझे रो साइड में क्या डाला था, वहाँ पे मैंने एजुकेशंस डाले थे। तो एजुकेशन रो साइड में आ गए ये सब एजुकेशन आ गए। ठीक जी है। और जेंडर जो है वो मैंने कॉलम में रख दिया। और काउंट जो है, आईडी जो है, हमेशा कभी आईडी नहीं हो ना किसी डेटा में, तो आप आईडी का कॉलम पहले इंसर्ट कर लें सब में। जी ठीक है। हम्म वो आराम से बना सकते हैं आईडी तो 1 2 3 4, है ना। वो काउंटिंग के लिए वो यूनिक वैल्यूज होती है ना हमेशा। देखिएगा यहाँ दिख रहा है आपको कोई कंफ्यूजन इधर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ क्या, एक नहीं नहीं सेकेंड। सर, ठीक नजर आ रहा है। ठीक दिख रहा है, इज इट क्लियर हम्म नाउ। आईडी का मतलब यस सीरियल मोर नंबर क्लियर। होगा? आईडी का नंबर सीरियल नंबर ही रहता है, यूनिक होती है ना वो, अपन सीरियल जी नंबर डाल दो यदि आईडी नहीं जी दी है कहीं पे तो, ठीक है। है ना। देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टरेट है फिर ग्रेजुएट है, तो ये क्रम सही नहीं है ना, हम्म है। हम्म आप चाहेंगे इलिटरेट सबसे ऊपर रखें, क्या रखना जी चाहेंगे, इलिटरेट को रख दें। तो आप जी इस पर क्लिक यस। करेंगे और ये जैसे ही कर्सर यहाँ ले जाएंगे, ये प्लस साइन दिखेगा आपको, दिख रहा है ये 4 एरो वाला हाँ हाँ प्लस। हाँ बस हम्म जब जैसे ही आए उठा के खिसका दिया अपन लोग। इलिटरेट के बाद क्या है, प्राइमरी, ये प्राइमरी मैंने उठाया यहाँ से, और जैसे ही मैं इस पे गया ये साइन आया, मैंने उठाया, ये ग्रीन लाइन चलती जाएगी।
प्राइमरी के बाद मिडिल, मिडिल को उठाऊंगा, ये पूरी उसकी वैल्यू भी उठा के ले जा रही है ना, ध्यान रखिएगा। इलिटरेट प्राइमरी मिडिल, मिडिल के बाद हाई स्कूल, हाई है ना, हाई स्कूल के बाद इंटर स्कूल, मैन्युअली करना पड़ता है हमें। इंटर स्कूल के बाद ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और डॉक्टर अपने आप नीचे आ गया। गॉट इट, जी। यस, है ना। अब देखिएगा इसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेल फीमेल क्योंकि फैक्टर है ना, दो कैटेगरी हैं एक उसके, तो हम इसको लेंगे यहां तक, ये भी कैटेगरी है, हम ग्रांड टोटल को नहीं लेना कभी भी, ठीक है, उसके अलग से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। इस पे गए, होम टेब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यस, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर स्केल्स लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे? कलर स्केल्स, है ना, इसमें डिफरेंट कलर स्केल्स हैं, तो ये जो पहला कलर स्केल है वो ले लिया हमने, तो जो सबसे कम है वो रेड है, और जो सबसे ज्यादा है डार्क ग्रीन है वो सबसे ज्यादा है, 17 देखिएगा, डार्क ग्रीन सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, गॉट इट। अब टोटल सर के हम लिए आप अपनी मर्जी सेपरेट से देंगे, कलर नहीं दे सकते, हैं? दे सकते हैं। नहीं अपनी देंगे, मर्जी से सेपरेट कलर नहीं देंगे, दे साथ सकते। में नहीं देंगे, साथ में देंगे ना तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी, इधर की वैल्यू में अपन को सही नहीं पता चलेगा, समझ रहे हैं मेरे सही, पॉइंट को, क्योंकि टोटल तो ज्यादा ही होगा ना इनसे हमेशा, ऐसे ही है। तो इसलिए हम लोग इसको सेपरेट देते हैं बाद में, गॉट इट। यस, अब समझ में आया क्यों सेपरेट दिया जा रहा है इसको, यस, क्योंकि इनका सम है ना, यहाँ नहीं, बहुत ही इनका लाइट हो सवाल ये जाएंगे। था, प्रवीण जी, हाँ इनका सवाल ये था कि अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे एक रेंज को उन्होंने ग्रीन दिया है, किसी को येलो दिया है, किसी को, तो वो हाँ, कलर अपने हिसाब से भी हम अपने हिसाब से कर सकते डिफाइन हैं, कर मैनेज रूल्स पे चले जाएं, न्यू रूल्स हम्म बना लें, हम्म न्यू रूल्स अच्छा, बना लें, ठीक है। देखिएगा यहाँ आप कर सकते हैं चेंज, जो भी मिनिमम लोएस्ट वैल्यू को क्या देना चाहते हैं, लोएस्ट वैल्यू को आप देना चाहते हैं, मान लीजिए ग्रीन, अब मैं ग्रीन दे देता हूँ, ये कलर चूज कर लिया, हाईएस्ट वैल्यू को मैं दे देता हूँ रेड, गॉट इट, ये यस, चेंज हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग नया रूल बनाया, पर यहाँ चेंज नहीं किया मैंने, इसको चेंज करता हूँ, मैनेज रूल्स पे जाके चेंज होगा ये, ठीक है। तो ग्रेडेड स्केल ये है मेरा अभी, ठीक, ये ग्रेडेड स्केल दिया हुआ है, तो एडिट रूल मैं करूंगा, एडिट रूल्स पे जाएंगे, एडिट रूल पे ठीक है। जाएंगे, और यहाँ मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ मैंने मिनिमम जो है, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू को ग्रीन कर रखा है, और हाईएस्ट वैल्यू को रेड कर रखा है, ओके कर देंगे, मैंने सेलेक्ट नहीं किया ना उसको, अप्लाई, ओके, नहीं हुआ चेंज। वो नहीं एक्चुअली सिलेक्ट अभी नहीं, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो रेंज के हिसाब से रख रहा है ना, अभी सेलेक्ट नहीं हाईएस्ट किया, को। सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, सेलेक्ट नहीं किया था उसको, अच्छा, क्या जी। होगा मैं देखना पड़ेगा उसमें किसके अंदर न्यू रूल किसका है, क्या है, हम्म मैनेज रूल पे जब जाएंगे, या तो क्लियर रूल कर लें पहले, है ना, ये क्लियर रूल कर लिया, और इस पे हम अब नया रूल, न्यू रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, हाँ, न्यू शायद रूल, अब हो जाए। हाँ, अब मैं मिनिमम वाले को ग्रीन कर दूं, हम्म, ठीक है, और मैक्सिमम वाले को रेड कर दूं, ओके, हो गया, अब हो गया यस, है ना। तो ये हो जाता है, ये बहुत थोड़ा सा आप आसान। प्रैक्टिस करेंगे, नेविगेशन है, कभी इधर उधर हो जाता है स्कीप, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप कर सकते हैं उसको इस प्रकार से, तो ये भी अपन सब सीखेंगे जब एक्सेल में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुआ, एडवांस फॉर्मेटिंग हुआ, ये सब चीजें अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो मैं खाली ये बता रहा हूँ कि बना कैसे, ये जो पीपीटी में है तो ये बना कैसे, ठीक है। अभी हमने जो नंबर लिए, खाली नंबर लिए हैं, है ना, काउंटिंग करी थी ना, इसमें देखिएगा काउंटिंग करी है हमने सब, ठीक है। तो मैं इसके वो वापस से ये लगा देता हूँ, मैं काउंटिंग की जगह चाहता हूँ कि यहाँ परसेंटेज आ जाए, है ना, परसेंटेज के द्वारा ठीक ज्यादा है। अच्छा होता है शो करना, देखिएगा। अब परसेंटेज टोटल का ना लेके हम कॉलम टोटल का ले रहे हैं, कि फीमेल में, जो फीमेल्स हैं 17.86% हाई स्कूल पास हैं, 14.29% इंटर स्कूल पास हैं, तो ये से बता रहा है वर्टिकल फॉर्म में, ये इंटरप्रिटेशन ज्यादा इजी है सर। ये ज्यादा इजी है। यदि आप, मैं यहाँ 100% करके पूरे का टोटल का करूंगा तो बड़ा दिक्कत होगा, आप कैसे समझाओगे, नहीं समझा सकते, या तो आप कॉलम वाइज जाएं या रो वाइज जाएं, रो वाइज भी कर सकते हैं, हाई स्कूल में इतने परसेंट फीमेल है, इतने परसेंट मेल है, और ये भी अच्छा बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन है, कोई इशू नहीं है।
इंटर स्कूल में इतनी फीमेल है इतनी मेल है। तो हायर एजुकेशन में देखना है हमें कि भाई फीमेल की संख्या घट रही है बढ़ रही है, पता चलता है हमें यहाँ। गॉट इट? बिल्कुल। मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब बच्चियां जो हैं लड़कियों उनको कॉलेज में जाने दिया जा रहा है, वो भी हायर एजुकेशन अडॉप्ट कर रही हैं। यही कंक्लूजन निकलेगा ना इसमें। गॉट बिल्कुल। इट? तो इस प्रकार से हम लोग डेटा को देखते हैं। ये तो हमने देखा बाईवेरिएट का। बाईवेरिएट में दोनों यदि कैटेगरिकल हो तो हम काउंट परसेंट पे ही बात करेंगे। गॉट इट? बाईवेरिएट, अभी मल्टीवेरिएट पे नहीं आए हम। फिर हम इसको बाईवेरिएट बार चार्ट से भी पता कर सकते हैं। आप देखिएगा इधर मैंने क्या किया, फीमेल और मेल और ये एजुकेशन लेवल। गॉट इट? वही यस। परसेंटेज बार चार्ट से भी कर सकते हैं। कंटिजेंसी टेबल नहीं करना है, आप बार चार्ट दे दो। स्टेक बार प्लॉट भी देख सकते हैं। ये वाले ग्रुप चार्ट कहलाते हैं, ग्रुप बार प्लॉट कहलाते हैं, और ये वाले कहलाते हैं स्टेक बार चार्ट। ये सब मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, कैसे बनते हैं, क्या है, कैसे लेबल किया जाता है, सब कुछ। गॉट इट? यस। इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम। इसके बाद कैटेगरिकल न्यूमरिक बाइवेरिएट एनालिसिस। अब एक कैटेगरिकल है एक न्यूमरिक है, ठीक है। पहले हमने न्यूमरिक न्यूमरिक देखे। सबसे पहले स्कैटर प्लॉट जहां बन रहा था। व्हाट माय पॉइंट? फिर हमने दोनों कैटेगरिकल देखे। अब एक कैटेगरिकल एक न्यूमरिक की बात करेंगे। देखिएगा इसमें बार प्लॉट बनता है, बार चार्ट। ये कैटेगरी हो गई, ये उनके एवरेज ऑफ इनकम। इनकम जो है वो हमने एक लिया है। तो मैंने बताया ना, जब भी इस तरह से बाईवेरिएट बनाते हैं, चाहे कंटिजेंसी टेबल बनाए बाईवेरिएट में, एक न्यूमरिक और एक कैटेगरिकल को लेके, तो हम हमेशा एग्रीगेशन यूज करेंगे कुछ ना कुछ। या तो एवरेज ले लेंगे या सम ले लेंगे, है ना। इज इट क्लियर? काउंट यदि ले रहे हैं तो फिर वो बाईवेरिएट नहीं हुआ, है ना। काउंट कोई स्टैटिस्टिक्स थोड़ी है। इज इट क्लियर? बिल्कुल। यस। या फिर बॉक्स प्लॉट ले सकते हैं इसकी जगह। बॉक्स प्लॉट में पूरी रेंज बताता है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम इनकम क्या है पोस्ट ग्रेजुएट वालों की, और मैक्सिमम क्या है, ये भी पता चलता है हमें। और ये फर्स्ट क्वार्टाइल और ये थर्ड क्वार्टाइल बता रहा है। और ये डार्क जो लाइन है ना, ये मीडियन है। व्हाट इट? पीएचडी में तो आउटलायर से बहुत ज्यादा इनकम भी मिल रही है, और यहाँ इधर भी है, ठीक है। ये सब बताता है, ये रेंज बता रहा है। और ये हमें क्या बता रहा है कि एवरेज कितनी है, ये बता रहा है खाली। और ये हमें पूरी रेंज बता रहा है, मीडियन भी बता रहा है, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, मिनिमम और मैक्सिमम। आउटलायर होता है वो भी शो करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन हियर? ये सब हम बनाएंगे, ये सब करेंगे, हम लोग करने वाले हैं ये सब प्रैक्टिकली, ठीक है। ये हो गया बाइवेरिएट में। बाइवेरिएट में हमने देखा न्यूमरिक टू न्यूमरिक, न्यूमरिक कैटेगरिकल टू कैटेगरिकल, और न्यूमरिक टू कैटेगरिकल। अब इसके भी कुछ मेजर हैं, कोरिलेशन एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो थोड़ा सा बता ही दिया था अभी आपको, पर उसमें भी देखें दो चीजें होती हैं। जैसे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, इसके बाद हमने क्या निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की एक रेंज होती है ना, 0 से 1, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई रेंज नहीं होती, इनफाइनाइट रहता है, मतलब कहीं भी पॉजिटिव नहीं। तो कोरिलेशन एनालिसिस में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है कोवेरियंस, दूसरा होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जहां भी मैंने कोरिलेशन लिखा है उसका मतलब आप समझिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब कोवेरियंस क्या होता है? कोरिलेशन एंड कोवेरियंस आर बोथ मेजर्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। इन दोनों का पर्पस, सर्व करने का पर्पस डिफरेंट है ना, बिकॉज इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहले कोवेरियंस को समझते हैं। कोवेरियंस सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप के डायरेक्शन को बताता है। ये न्यूमरिक वेरिएबल पे निकलता है, कंटिन्यूस न्यूमरिक पे। बाय डायरेक्शन वी मीन इफ द वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल माइट हैव पॉजिटिव और द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, ये पता चलता है। The values of covariance can be any number between the two opposite infinites। मतलब इसका भी जो वैल्यू है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते कोवेरियंस से, खाली डायरेक्शन पता कर सकते हैं।
है ना, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है ये नहीं पता कर सकते। उसके लिए तो हमें कोफिशिएंट ही लेना पड़ेगा, जैसे वहां भी अपने कोफिशिएंट ऑफ एसडी लिया था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस लेना पड़ते हैं। आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन द कोवेरियंस ओनली मेजर्स हाउ टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, नॉट द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। किस तरह से चेंज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव, ये पता चलेगा, कितना चेंज होते हैं ये पता नहीं चलेगा। द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स अचीव्ड बाय टेकिंग द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द मीन्स ऑफ द वेरिएबल्स एज फॉलोज। ये फार्मूला देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, पहला वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई, एक एज है एक इनकम है। हमने एज का मीन निकाल लिया, इनकम का भी मीन निकाल लिया, तो हमने एज का डेविएशन देखा और उस डेविएशन को कॉरस्पॉन्डिंग इनकम के डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन तो पढ़ा था ना अपन ने, जी तो वहां भी यही कर रहे थे। तो यहाँ भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते चले गए, इनका जो भी समेशन आया उसको एन से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, जी तो इस प्रकार से हम लोग कोवेरियंस निकाल सकते हैं, और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके बताता हूँ मैन्युअली, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आते हैं और हम वो लोग, कितना हो तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। कोवेरियंस से तो नहीं पता चलता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हम नहीं पता कर पा रहे थे, जी है ना। तो मैं जी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इंसर्ट करता हूँ, एक तो यहाँ कर लेता हूँ, चलिए यहीं देते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x माइनस बार x। ठीक है, जी ये कैसे निकालेंगे, तो ये जो इज इक्वल टू ये एज का एज यानी x है ना, जी ये x हुआ माइनस एवरेज ऑफ एज। एवरेज ऑफ एज यहाँ से उठा लूँ मैं, यस, हम्म, यहाँ से लेंगे। है ना। अब क्या होगा देखिएगा, मैं एक चीज बताऊं, यदि मैंने यहाँ से इसको कलेक्ट कर लिया और मैंने एंटर दबाया, तो हम्म, यहाँ तो दे दिया इसने, हम्म, ठीक है, पर मैं नीचे जैसे ही नहीं इसको देगा। नीचे ले जाऊंगा ये गड़बड़ करेगा, हाँ वो उसके नीचे वाला ले लेगा। ये नीचे वाली थर्टीन पॉइंट ले संख्याएं लेगा। लेने लगेगा, हम्म, ठीक है ना, हम्म। कोरस्पॉन्डिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ लेकिन पर, नीचे क्या लिया है इसने जो 25,000 दिखा रहा है, वहां तो जीरो है। कहाँ पे, यहाँ ये इसमें ये खाली है तो उसने वहां पे 25,000 क्या ले लिया। देखते हैं, ये क्या ले रहा है, D4 माइनस J4, ये J4 है ना, हाँ यहाँ तो तो कुछ है वो ही नहीं। पूरा के पूरा वही बता रहे हैं, 25 माइनस 0 25। 25,000 25,000। नहीं है, 25 के ओ बाद ओ जीरो पॉइंट ओ ले रहा है। अच्छा पॉइंट अच्छा। दिया हुआ है, हाँ पॉइंट है, पॉइंट वो जीरो। पॉइंट है 25 ठीक माइनस है ठीक 0। है। जी जी गॉट जी इट, समझ गया। कुछ भी नहीं है हाँ तो हाँ उसको नेग्लिजिबल बना रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एब्सोल्यूट मेजर लेना पड़ेगा, किसका, जे का, मतलब ये वाली सेल मेरी फिक्स होनी चाहिए, है ना, ये वाली सेल जी मेरी फिक्स चाहिए, ये वाली नीचे जाए जी और ये वाला वैल्यू फिक्स रहे। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर। F4 दबाऊंगा, यहाँ कर्सर रखा हुआ देखिएगा J2 के पास, जैसे ही F4 दबाया डॉलर लग गए। डॉलर जी लगने से क्या होता है कि वो वाली सेल, यदि दोनों पे सेल का जो लोकेशन है J और 2, टू जी उसका रो है, J उसका वो है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को लॉक कर दिया मैंने। अब ये सेल जी लॉक हो गई। अब मैं यदि इसको नीचे ले जाता हूं, इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा, पूरा नीचे पहुंच गया। अब देखिएगा यहाँ पर भी J2 ही आ रहा है सब में। जी मैं यस। कोई भी सेल पे क्लिक करूंगा J2 से चेंज नहीं होगा वो। हम्म इसलिए एब्सोल्यूट मेजर ये अपन जब एक्सेल पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें मिक्स मेजर, रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर, मिक्स मेजर मैं आपको सब बताऊंगा। ये सब आ गया हमारा। अब ऐसे ही में y माइनस बार वाई, देखिएगा ये लेंगे कॉलम, इसमें इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस इनकम का मीन, ये होगा ना, गॉट इट। और जी F4, यस। F4 जैसे ही क्लिक करेंगे ये उसको लॉक कर देगा, और ये आ गया पूरा, गॉट इट, जी ये आ गया। अब मैं यहाँ और कुछ इंसर्ट करता हूँ, देखिएगा, अब यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए मुझे, हम्म
तो वो तो बहुत सिंपल है, दिस मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक्स यूज करते हैं इनटू दिस, ये हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया, आ गया, गॉट इट। हम्म। ये बड़ी संख्या थी इसलिए हैश दिख रहे थे वहां, और मैं एंड पे आता हूं, इसको हटा देते हैं। देखिएगा, अब मुझे इसका सम ले लूं प्रोडक्ट का, ओके, एल्ट इक्वल कर देता हूं, सॉरी क्यों हो रहा है, एल्ट इक्वल, ये आ गया सम, और इस सम को मैं 200 से डिवाइड कर दूं तो कोवेरियंस आ जाएगा, जी देखिएगा, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 200, एन हमारे 200 है ना टोटल जी ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैं 200 से डायरेक्ट कर 794 कोवेरियंस आया। देखिएगा कोवेरियंस का फॉर्मूला बता दूं आपको, दिख रहा है आपको फॉर्मूला जी यहाँ, जी। एक्स आई माइनस एक्स बार, वही किया मैंने फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में वाई आई माइनस वाई बार किया, और तीसरे कॉलम में मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, जी और उसका नीचे समेशन निकाल लिया, जब जी। समेशन आया Yes. तो उसको 200 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर मेरा ये Divide कर दिया। है ना, क्लियर हुआ, कोई हम्म। कंफ्यूजन तो नहीं इस फॉर्मूले में, जी जी, कोई No. कंफ्यूजन नहीं। सबको समझ में आ गया, ये मैनुअल करके बता दे, ये अपना कोवेरियंस हुआ, ये क्या हुआ है, Covariance. कोवेरियंस हुआ। अब कोवेरियंस का क्या होता है, कोई माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम कोवेरियंस की वैल्यू देख के नहीं पता लगा सकते, हमें ये डायरेक्शन पता चल रहा है कि हाँ एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, हम्म। इज इट क्लियर, सर Yes. मतलब क्या पॉजिटिव है वैल्यू पर, आएगी जिससे पता चलेगा कि नहीं बढ़ रहा है? मतलब ये बहुत कम है, इससे हमें पता नहीं चल रहा है, पर जब कोरिलेशन देखेंगे, हम्म। कोरिलेशन से हमें पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, हम्म। कोवेरियंस से हमें खाली डायरेक्शन पता चल रहा है, हाँ भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड नहीं पता चल रहा है हमें, व्हाट माय पॉइंट, अगर ये माइनस में आएगी तो इसका मतलब नेगेटिव फर्क नहीं होगा, पड़ेगा। एक चीज घट रही होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, ओके। ठीक है, इससे खाली डायरेक्शन पता चल रहा है कि हाँ एज के साथ इनकम बढ़ती, पर कितनी बढ़ती है ये नहीं पता चल रहा, जी है ना, कितनी बढ़ती है ये पता नहीं, उसके लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के भी फॉर्मूले को समझे पहले अपन, ये जी। फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया कोवेरियंस का, Yes. कोवेरियंस का मतलब होता है कि पहला जो हमने वेरिएंस मतलब मीन से, पहले वेरिएबल का क्या वेरिएंस है, कितना डेविएट हो रहा है, दूसरा वेरिएबल कितना डेविएट हो रहा है मीन से, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में निकाला है, इसलिए हम इसको कोवेरियंस बोलते हैं, ओके, आगे आते हैं, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जो कोवेरियंस निकाला उसको ऊपर लिखेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स और सिग्मा ऑफ वाई का प्रोडक्ट नीचे लिखेंगे, गॉट इट, जी। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखिएगा मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, यहां पर सबको दिख रहा है या इसको थोड़ा बड़ा करूं, दिख रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में यहां निकालता हूं, इसका फॉर्मूला क्या था, ये कोवेरियंस यहां रखा हुआ है मेरा, जी गॉट इट, डिवाइडेड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, एज का और किसका, इनकम का, तो वो मेरे पास यहाँ ऊपर लिखे हैं, यहां से ले लेता हूं, यहाँ लिखे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के, एज और इनकम के लिखे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, हाँ 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 हाँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए फार्मूले में आ गया यहाँ ऊपर हेडर में, हम्म इनटू, इनटू कर रहे हैं ना दोनों का, हम्म। फार्मूले में तो इंटू ही किया है अपन ने, ये हो गया खेल, ये एंटर किया मैंने, ये बता दिया 0.02 हाँ अरे आया, यहाँ भी मैंने निकाला था पहले, कोरिलेशन किसी ने पूछा तो मुझसे फार्मूले से निकाल के बताइए सर, हम्म। थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, हम्म। थोड़ा सा डिफरेंस है, बताऊंगा क्यों है, इज इट क्लियर, 0.02, जी जी डज इट मेक सेंस टू यू, जी। ओके, Yes, sir. तो इसका रेंज जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, क्या होता है, -1 से 1 के बीच। -1 से अरे +1 भैया के रहने बीच दो। में, हाँ रोटी बना ओके, जी। यदि 0 है तो नो कोरिलेशन, हम्म है ना, यदि 0 से
0.25 के बीच में है तो हम बोलेंगे वीक कोरिलेशन। 0 से 0.25 के बीच में है तो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। 0 से -0.25 के बीच में है तो नेगेटिवली वीक कोरिलेशन। गॉट इट? प्रवीण जी, जीरो तो -1 के -1 और +1 के बीच में आएगा ना? बीच में आएगा ना। हाँ, देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको। ये सोना मत प्यार से +1 दोनों है, की है, दोनों की। ओके। ए, फिर मैं एक रेंज लिख रहा हूं, दोनों की दादी है, प्लस दोनों की फैन बन गई आज। 0.5। 0.75, हाँ, ओके। हाँ, ओ भाई फिर एक रेंज लिख रहा हूं मैं 50। 0.25 चलो देखें। प्लस में। चल 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 वापस। ये किसका माइक? प्लीज ये टर्न ऑफ द माइक, अरे वो ऐसे ही प्लीज टर्न ऑफ द माइक। तेरा बहुत चढ़ेगा आज रोने का। क्या? सिरजा आपका माइक जो है ओपन है, सॉरी ऑन है, उसको ऑफ कर दें, ठीक है। फिर 0 -0.25 -0.75 और -1। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? अब देखिएगा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या है रेफरेंस। यदि +1 है तो ये कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव। क्या कहलाएगा ये? परफेक्ट पॉजिटिव, जो ऐसा कभी होता परफेक्ट नहीं है। पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके। हम्म यदि ये इन दोनों के बीच में है, +0.75 और 1 के बीच में, 1 नहीं है, 0.999, गॉट इट? समझ में आया? जी, जी। 1 से थोड़ा सा पहले है, 0.999 चलेगा, पर 1 नहीं है परफेक्ट, और 0.75 से शुरू हो रहा है और उसके बीच की कहीं की रेंज है, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? जी। यदि 0.25 से 0.75 के बीच में है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? जी। 0 है नो कोरिलेशन, ओके। ऐसे यहां पे यदि 0 से 0.25 के बीच में है, अच्छा 0 तो नो कोरिलेशन है, पर 0 से 0.25 के बीच में होगा तो क्या होगा? वीक कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, मैं इसको बना के बता देता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वहां क्या लिख नहीं पा रहे अपन, उसके जो इंटरवल्स है ना उसको नहीं मेंशन कर पा रहे हैं हम लोग, जी। तो मैं उसकी वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बीच में ही आएगी, इसके हाँ उसके आगे बीच में ही आएगी नहीं। आएगी, उसके बाहर नहीं कभी नहीं जाएगी, आएगी उससे ज्यादा। कभी भी नहीं ओके। जाएगी, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। हाँ जस्ट मिनट, ये ठीक है, और मैं ब्रश ले लेता हूँ। ये जो है ये हमारा -1 है, ओके। हम्म। ये हमारा 0 है, यहाँ हमारा 0.25 प्लस में, यहाँ +0.75 और ये +1। इज इट क्लियर? जी, जी। यहाँ -0.25 और यहाँ -0.75। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? यस, यस। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तो परफेक्ट पॉजिटिव हो गया, जी। ओके। मैं सिंबल ही लगा रहा हूँ अब, हम्म, पर इन दोनों के यदि बीच में आ रहा है हम्म, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। हम्म। इज इट क्लियर? जी।
इन दोनों के बीच में आ रहा है तो मॉडरेटली पॉजिटिव। ओके, जी इसके और इसके बीच में आ रहा है तो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? जी यस सर। 0 पे आ रहा है तो नो कोरिलेशन। ओके, जी 0 से -2.5 में वीक नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, यहां पर मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे ऊपर है वैसे ही यहां हो जाएगा। ओके, यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, और -1 जो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। यस। इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करना है हमें कभी भी और वैल्यूज। इसे प्रवीण जी बताते कैसे हैं कि मान मतलब ये लीजिए जो आपका वैल्यू आया इंटरप्रिटेशन। 0.75 प्लस में, जी तो आप लिखेंगे द कोरिलेशन बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स इज मॉडरेटली पॉजिटिव। ओके। है ना? गॉट इट? और वैसा कई बार वो रिसर्च पेपर के जो आते हैं पूरे मतलब पब्लिश होते हैं उसमें होता है ना कि इतना स्टैंडर्ड पॉइंट डेविएशन बढ़ेगा तो जो वाई में इतना यूनिट चेंज आएगा। हाँ, वो फिर उसके लिए हमें रिग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा कोरिलेशन से खाली स्ट्रॉन्गनेस बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग है, पर एक में कितना चेंज करेंगे दूसरे में कितना आएगा वो इससे पता नहीं चलेगा, वो रिग्रेशन करना पड़ता है उसका। अच्छा है ना? वो ठीक है कॉफिशिएंट जो आता है ना, उसका कॉफिशिएंट से पता चलता है कि इतने गुना इसमें चेंज आ जाएगा। ओके। यानी पहले हम चेक कर लेंगे कि कोरिलेशन है कि नहीं है, जब हाँ, हमको दिखेगा कोरिलेशन कि होगा हाँ यहाँ तभी पर तो ज्यादा है। वो इफेक्ट हाँ डालेगा। हम्म, एक सेकंड प्रांजल, अभी थोड़ी देर से लगाता हूँ 5 मिनट से। मम्मा नीचे है? हाँ, वो कुछ हो रहा है लफड़ा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जी यहाँ तक हो गया क्लियर? हाँ जी है ना? तो बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं। मेरे ख्याल से इतना जी सबको समझ में आ गया होगा। जी जी है ना? यस सर। है ना? आप लोगों को सबको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है अभी आज, क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी एक्सेल के साथ ले रहा था, पर ये पीपीटी मैंने जो शेयर किया है इसको एक बार पढ़िएगा आप लोग। है जी ना? जी तो काफ़ी समझ में आएगा, और बाकी अभी अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और चीज़ें दिमाग में बैठती चली जाएंगी आप लोगों के। हाँ ठीक है? जी ओके, तो आज के लिए थैंक इतना यू सर। सफिशिएंट है। थैंक यू। अफसान जी, ओके ये सर। सब जो आपको पीपीटी अब मिल रहा है वो बुक का ही उसके अंदर कंटेंट है ऑलमोस्ट। जी सर, मैंने प्रिंट की हैं चीजें। है ना? तो हाँ, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हाँ रहेंगे, क्योंकि बुक हाँ जी। वहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही पाकिस्तान में, तो आप। नहीं सर, मुझे जैसे भी सोर्स मिला ना कोई वाया दुबई, तो मैं फिर आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, ओके। क्योंकि बुक्स जरूरी हैं। मैं वैसे भी बुक्स लेके रखती हूँ, कभी भी हाँ कहीं भी हाँ, आप लेके साथ चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हम्म, ठीक है। ठीक हो तो गया सर। थैंक यू सर, थैंक ओके, थैंक यू यू। ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। वी थैंक वाइंड यू। अप द सेशन नाउ। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सिरजा। अल्लाह हाफिज।